हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 28, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि रेलवे में साइंस कम से कम 25 से 30 नंबर पूछा जाता है, इसलिए आपको साइंस को अच्छे से तैयार करना जरूरी है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट और थ्योरी को कंप्लीट करना आवश्यक है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएं। और इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और हम आपके लिए जल्द ही जितने भी रेलवे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स चैप्टर से, हम उनको कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से सबसे पहले जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए और कितना आपने सही किया नोट करिएगा, और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए है ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, ऑप्शन बी दो बॉडी के बीच तापांतर न हो, ऑप्शन सी ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो, या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। यानी कि ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। ऑप्शन ए है आपका मूत्र मार्ग, ऑप्शन बी है आपका मूत्रवाहिनी, और ऑप्शन सी है श्वसनिका, और ऑप्शन डी है मूत्राशय। याद रखिएगा, जो श्वसनिका है यह आपका श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय सब क्या है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वसनिका आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। आप देख लेते हैं फिगर में, जैसे आपका क्या है, ये लाल वाला जो भाग है किडनी है, और ये जो पीला वाला जो ट्यूब आया है इसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। और ये जो नीचे थैला देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मूत्राशय। इसी में क्या होता है कि आपका मूत्राशय यानी कि मूत्र क्या होता है, एकत्रित होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 94, बी है 108, सी है 91 और डी है 89। याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्व हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है न्यूनतम, बी है शून्य, सी है औसत और डी है अधिकतम। याद रखिएगा, जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है उसकी प्रवृत्ति अधिकतम होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक स्रोत से ऊर्जा वायुमंडल में जाता है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल की एनर्जी बढ़ती जाती है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वसा के पाइशीकरण में शामिल होता है। ऑप्शन ए है आमाशय, बी है अग्नाशय, सी है प्लीह और डी है यकृत। याद रखिएगा, जो वसा के पाइशीकरण में शामिल होता है वह है आपका यकृत, क्योंकि यकृत से क्या निकलता है, आपका पित्तरस निकलता है। और कहाँ पे इकट्ठा होता है, यह आपका गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और पित्तरस ही क्या करता है, वसा के पाइशीकरण में सहायक होता है। ठीक है, यकृत जो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, यह शरीर के ऊपरी भाग में और उदर गुहा में स्थित होता है। इसका जो आकार होता है, याद रखिएगा, 15 से 22 सेमी लंबा व चौड़ा होता है, और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। इसे भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं वे कहलाते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, इसमें देख लेते हैं। देखिए, तत्व के जो नीचे नंबर लिखा है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो 15 ये हो गया, 16 ये हो गया, 17 हो गया, 18। यानी कि 15 आपका फास्फोरस हो गया, 16 आपको सल्फर हो गया, 17 क्लोरीन हो गया, और 18 आपका आर्गन हो गया। तो कौन सा हो गया,
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। ऑप्शन ए है आपका लंबवत, बी है प्लानर, सी है अर्धवृत्ताकार और डी है समानांतर। तो हम इसे देख लेते हैं। ये आपका तरंगे हैं। पहला है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य, इसे याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। और इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ तरंग, तो इसे भी याद रखिएगा। अब हम इनको समझ लेते हैं। जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये प्रोपेगेशन यानी कि संचरण की दिशा है। और ये क्या है ऊपर नीचे, ये पार्टिकल है, ठीक है, जो खड़ा लाइन है क्या है, पार्टिकल है। ये किस प्रकार से कंपन कर रहे हैं, इस तरह से कंपन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ना। ये जो आपका ये वाला तीर है, ये संचरण की दिशा है, यानी किधर आपका कण मूवमेंट कर रहा है। और ये जो कि ये देखिए सोर्स है, यहाँ से आपका जो आपका वेव है उत्पन्न हुआ, और एक जो कंपन है इस प्रकार से कर रहा है, कहीं पास पास, कहीं ये आपका दूर दूर है, ये पास पास है, ये दूर दूर है, ये पास पास है, ये दूर दूर है, ये पास पास है। यानी कि जो ये पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है वो प्रोपेगेशन की, संचरण की दिशा में हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, वो प्रोपेगेशन मतलब संचरण किधर हो रहा है, इधर इस साइड में हो रहा है, ठीक है। और कण भी किधर जा रहे हैं, कण भी इस साइड में जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों क्या हैं, समानांतर हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, जो आपका संचरण होता है वह संचरण और जो कण का मूवमेंट होता है वो दोनों क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग को। देखिए यहाँ से आपका तरंग क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, यानी कि सोर्स हो गया। अब देखिए एक बार कण नीचे आया, एक बार कण ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब हम देखते हैं ये तो क्या है, ये जो तीर के निशान है, ये मतलब कि इधर क्या रहा है, वेव जा रहा है। वेव यहाँ से शुरुआत हुई और वेव यहाँ तक आई। जो यह कण था ये धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। लेकिन जो पार्टिकल का मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, यानी कि क्या कर रहा है, यह जो संचरण की दिशा है, जो संचरण की दिशा है और जो आपका पार्टिकल का मूवमेंट है एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, ठीक है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में जो संचरण की दिशा है और कण का जो मूवमेंट होता है एक दूसरे के लंबवत होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो ये नीचे वाली जो बनता है आकृति, इसे हम कहते हैं गर्त, क्या कहते हैं, गर्त। और जो ऊपर उठता है इसे हम कहते हैं श्रृंग, क्या कहते हैं, श्रृंग। और याद रखिएगा एक श्रृंग, एक गर्त और एक श्रृंग मिलाकर क्या बनता है, एक आपका कंपन बनता है। एक श्रृंग और एक गर्त मिलाकर क्या बनता है, आपका कंपन बनता है। इसमें क्या होता है, जो दूर दूर होते हैं उसे हम कहते हैं विरलन, जो पास पास होते हैं उसे हम कहते हैं संपीड़न। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा, कण संचरण की दिशा और जो कंपन होता है एक दूसरे क्या होता है, समानांतर होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं। ऑप्शन ए है आपका स्वेद लवण, बी है आपका अमोनिया, सी है आपका यूरिया और डी है यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा जो आपका मछलियाँ होती हैं वे आपका अमोनिया के रूप में अपना अपशिष्ट उत्सर्जित करती हैं। बाकी को देख लेते हैं। देखिए आपका फिगर है, जितने भी जलीय जीव हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। और जो मैमल्स होते हैं वे क्या करते हैं, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। और जो बर्ड हैं, कीड़े मकोड़े हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्नेल हैं, वो क्या करते हैं, वे यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इनमें सबसे विषैला क्या होता है, आपका अमोनिया होता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है।
याद रखिएगा शून्य संयुक्ता यानी कि जो ग्रुप 18 के तत्व हैं, जैसे आपका हो गया हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब क्या करते हैं, शून्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसकी मतलब संयोजकता इसकी शून्य है, क्योंकि इनका बाह्य कोश क्या होता है, इनके सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए हम इसकी संयोजकता शून्य होती है। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समूह 18 के जितने भी तत्व हैं वह शून्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक कंपन करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, टी बराबर आपका होता है 1/f, इसे याद रखिएगा, प्रश्न बनता है। ठीक है, और आवृत्ति क्या होता है कि एक सेकेंड में जितने कण कोई कंपन करता है, एक सेकेंड में कोई कण जितना बार कंपन करता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे भी याद रखिएगा। अब तरंग दर क्या होता है, जैसे कि आपका ये आपका वेव है। ठीक है, एक श्रृंग गर्द बन रहा है, कौन सा वेव है ये आपका अनुप्रस्थ वेव है। तो याद रखिएगा, एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि लैम्डा कहते हैं। या एक गर्त और दूसरे गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। चाहे एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी लें, चाहे एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी लें, उससे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और आयाम क्या होता है कि कोई कण अपने साम्यावस्था से किसी एक ओर जितना अधिक दूरी विस्थापित होता है, अपने साम्य अवस्था से किसी एक ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उसकी आयाम कहलाती है, चाहे नीचे विस्थापित हो चाहे ऊपर विस्थापित हो। यानी कि ये वाला जो दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ये वाला जो दूरी इसे हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ऑप्शन ए है बिल्लियाँ, बी है कंगारू, सी है चमगादड़ और डी है चूहे। याद रखिएगा, जो कंगारू हैं ये अपने बहुत ही कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए बच्चे का क्या रखा है, अपने थैला में रखा है ना, यानी कि ये अर्ध विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं जब तक अपने थैला में रखते हैं, जब तक ये अच्छी तरह से विकसित न हो जाएं। ठीक है, हम आपको फिगर के माध्यम से इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। अगला प्रश्न है आपका, फिनाइलफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है, आपका गुलाबी हो जाएगा या नीला हो जाएगा या लाल हो जाएगा या रंगीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, फिनाइलफ्थलीन को जब हम सिरके में डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। जो कि सिरका क्या होता है आपका अम्लिक होता है, यानी कि एसिडिक होता है। तो एसिड में जब हम फिनाइलफ्थलीन को डालेंगे तो वह क्या करेगा, उसका रंग रंगहीन हो जाएगा। और जब हम क्षार में डालेंगे तो उसका रंग पिंक कलर का हो जाएगा। देख लीजिएगा, जब बेसिक कलर है यानी कि जो क्षार है वो आपका पिंक कलर का हो जाएगा फिनाइलफ्थलीन। ठीक है, और एसिडिक में कलरलेस होता है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज देख लेते हैं, जब हम एसिड में डालेंगे मेथिल ऑरेंज को तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और जब हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। इससे याद रखिएगा, फिनाइलफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज इसको याद रखिएगा, ये दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में आपको बताना है। पहला है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर होती है, ये गलत हो जाएगा। 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और आसु जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड, यह भी गलत है। 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि न तो ए सही है और न बी ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होते हैं। ऑप्शन है एक्स वाई, बी है वाई वाई, सी है एक्स एक्स, सी है एक्स वाई। याद रखिएगा, देखिए फिगर से हम समझते हैं, जो ये आपका 44वां गुणसूत्र एक्स वाई है ये आपका मेल का है, और 44वां एक्स से आपका क्या है, फीमेल का है। तो देखिए
जो 44वां एक्स है वह फीमेल होता है और जो 44वां एक्स वाई होता है वह आपका मेल होता है। आपको बताना है मनुष्यों में, तो कौन सा होगा, एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा उसके लिए आपका सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा आपका बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaSCO3, याद रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब बताना है आपको। उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, ठीक है, इधर क्या होता है आपका कोटिंग होती है और प्रकाश इस प्रकार से आता है, ठीक। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है, यानी कि यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और जो आपका दिया है वस्तु की दूरी, यानी कि यू जो दिया है आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सामने रख रहे हैं, ये -15 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। अब हम भी का मान निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, हमने बताया था कि क्या करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा कर देंगे, 15 × 10, ठीक। इसके बाद पहले चिन्ह देखेंगे। अब देखिए आपका एफ क्या है, पॉजिटिव है, तो छोड़िए, यहाँ पे यू क्या है आपका निगेटिव है, तो निगेटिव जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कि चिन्ह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए, आपका फोकस भी पॉजिटिव हो गया और आपका वस्तु की दूरी इधर लाने पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। अब देखेंगे जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे, इसका मतलब 15 × 10 = 25 हो जाएगा। अब 25 हो गया तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 सेंटीमीटर, यानी कि भी का मान आपका प्लस 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब प्लस 6 सेंटीमीटर आएगा, प्लस का मतलब क्या होता है कि वस्तु आपकी आभासी, यानी जो प्रतिबिंब है आपका आभासी बनेगा और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और आभासी बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो याद रखिएगा जो बारूद में शामिल होता है वह आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, KNO3, याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, तो देखिए आपका पहले क्या होता है ना कि जो हाइड्रोजन है क्या है, द्विपरमाणुवी है, ठीक है, और ब्रोमीन भी क्या है आपका द्विपरमाणुक है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, HBr बनेगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका H2 + Br2, इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न कि आपकी 2H रहेगा, ठीक है, और Br2 2HBr, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है तो हमको H2 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का अणु लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक लघु पथित परिपथ में धारा कैसी होती है, तो याद रखिएगा जब जैसे आपके पास कोई परिपथ है, हम देख लेते हैं, जिससे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपके पास एक कुंजी हो गया, आपने बैटरी लगा दिया, जैसे कुंजी क्या करेंगे आप ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये धारा क्या होगी लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट होगी, तो हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस यानी कि आपका बल्ब है, ठीक है, और बीच में हमने क्या किया, एक वायर जोड़ दिया, तो जैसे हम वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस वायर में धारा बहुत तेज़ी से प्रवाहित होगी, जब तेज़ी से धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वायर आपका जल जाएगा, ठीक है, यानी कि जब आपका परिपथ शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ में धारा तेज़ी से बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि अधिक तेज़ी से धारा बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर देख रहे हैं क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धारा अधिक तेज़ी से प्रभावित हो जाएगा।
तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।